हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रस। ठीक है, रस आज का हमारा टॉपिक है, सेंटीमेंट्स। ठीक है, तो आज हम सेंटीमेंट्स यानी रस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए अब अगर बात की जाए कि रस क्या होता है, तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। ठीक है, जो रस है ना, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। और अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो काव्य को पढ़ने या सुनने से, ठीक है, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कोई गाना सुना, आपको बड़ा आनंद आ गया, तो आपके अंदर क्या आएगा, जैसा आप गाना सुनोगे वैसे ही अंदर रस आ गया। जैसे आपने कोई देशभक्ति वाला गाना सुन लिया, ठीक है, तो आप एकदम क्या होगा जाओगे, बिल्कुल देशभक्ति में डूब जाओगे। तो वो क्या हो गया, आपके अंदर वो रस उत्पन्न हो गया। ठीक है, कैसे, काव्य को सुन के, मतलब आपने वो गाना सुना और हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है कि जब हम काव्य को सुनते या पढ़ते हैं और उस समय उस आनंद की अनुभूति होती है, जिस आनंद की अनुभूति हमें होती है उसी को रस कहते हैं। ठीक है, जो रस होता है इसको काव्य की आत्मा कहा जाता है। अब बात की जाए कि रस के कितने भाग होते हैं, कितने अंग होते हैं, कितने अवयव होते हैं। ठीक है, तो रस के अवयव, भाग या अंग कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, स्थाई भाव, एक हो गया क्या, स्थाई भाव। ठीक है, दूसरा विभाव। ठीक है, तीसरा अनुभाव, और चौथा हो गया संचारी भाव। ठीक है, चौथा है संचारी भाव। ये 4 अवयव होते हैं या भाग होते हैं रस के। तो हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए बात की जाए स्थाई भाव की। ठीक है, तो स्थाई भाव क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो स्थाई भाव क्या होते हैं, इनका मतलब होता है प्रधान भाव। ठीक है, प्रधान मतलब इन सब से जो प्रधान होता है उसको प्रधान भाव कौन होता है, स्थाई भाव। ठीक है, और स्थाई भावों की संख्या कितनी हुई है, तो पहले इनकी संख्या थी 9। ठीक है, पहले इनकी संख्या थी 9, लेकिन बाद में जो और आचार्य वगैरह आए, तो महर्षि आए, उन्होंने क्या इसमें 2 और भाव जोड़ दिए। तो कुल अब कितनी इनकी संख्या हो गई, स्थाई भावों की कुल संख्या कितनी हो गई, 11। विभाव की बात की जाए, अब जो इसके जो 11 भाग हैं, ठीक है 11 हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको हम बाद में कंप्लीट करेंगे, पहले इनको एक एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, इसके जो 11 जो स्थाई भाव हैं इनको हमें बहुत ही डीप से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद फिर अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो यहाँ से। और ये छोटी टॉपिक है तो जी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, इसको हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब बात की जाए विभाव की। ठीक है, तो स्थाई भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। जो स्थाई भाव होते हैं, तो स्थाई भावों के उद्बोधक कारण को, ठीक है, उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। मतलब जो स्थाई भाव होते हैं वो किन के कारण उत्पन्न होते हैं, तो विभाव के कारण। ठीक है, विभाव के कारण ही स्थाई भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। अब बात की जाए विभाव की, तो देखिए जो विभाव होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, विभाव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है आलंबन विभाव और एक होता है उद्दीपन विभाव। ठीक है, एक हो गया हमारा आलंबन विभाव और एक हो गया उद्दीपन विभाव। ठीक है, इनको समझ लेते हैं। देखिए आलंबन विभाव क्या होता है, जिसका आलंबन पाकर स्थाई भाव जागते हैं। ठीक है, जिसका
आलम्बन पाकर स्थायी भाव जागते हैं, उसे कहते हैं आलम्बन। ठीक है, मतलब जिसका आलम्बन भाव पाकर स्थायी भाव जागृत होते हैं तो वो होता है आलम्बन विभाव। और उद्दीपन विभाव का होता है कि जो जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें कहते हैं उद्दीपन विभाव। ठीक है, आसान शब्दों में बात की जाए, जो आलम्बन विभाव होता है इसमें क्या होता है, आलम्बन में क्या होता है कि जो जिस व्यक्ति के मन में वो आ रहे हैं वो और जिसके प्रति आ रहे हैं, इन दोनों को किस में रखा जाता है, तो आलम्बन विभाव में। ठीक है, और जिन कारणों से आ रहे हैं उनको रखा जाता है उद्दीपन विभाव में। ठीक है, ये आसान शब्दों में इनका मतलब है। ठीक है, अब जो आलम्बन विभाव है इसको दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, फिर से इसको दो भागों में बांट सकते हैं, आश्रय आलम्बन ठीक है, और दूसरा होता है विषय आलम्बन। ये दो आलम्बन होते हैं, एक हो गया आश्रय आलम्बन, एक हो गया विषय आलम्बन। ठीक है, अब आश्रय आलम्बन की बात की जाए तो जिसके मन में भाव जाग रहे हैं। ठीक है, जिसके मन में क्या हो रहा है, जो इस रस हैं वो जाग रहे हैं, तो वो कौन है, आश्रय आलम्बन में आएगा। ठीक है, जो आश्रय आलम्बन है इसमें कौन आएगा, जिसके मन में जो भाव आ रहे हैं। ठीक है, जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं कौन हूँ, आश्रय आलम्बन। ठीक है, और जिसके प्रति मुझे गुस्सा आ रहा है वो कौन है, तो वो किस में आएगा, वो आएगा विषय आलम्बन में। ठीक है, अब बात की जाए उद्दीपन विभाव की। ठीक है, जो उद्दीपन विभाव है इसके बारे में बात की जाए तो देखिए, उद्दीपन विभाव क्या होता है कि जिन वस्तुओं एवं परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। मतलब जिन वस्तुओं एवं परिस्थिति, मतलब मान के चलिए दो लोग हैं। ठीक है, नायक और नायिका हैं, वो लोग जा रहे हैं और क्या है कि नायक के मन में नायिका के प्रति जो प्रेम उत्पन्न हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, जो नायिका है उसकी चेष्टाओं के कारण, उसकी जो शारीरिक चेष्टाएं हैं उनके द्वारा क्या हो रहा है, नायक के मन में नायिका के लिए प्रेम उत्पन्न हो रहा है। तो इसमें ये जो चेष्टाएं हैं, जो नायिका अपने क्या कर रही है, शारीरिक चेष्टाएं कर रही है, मतलब शारीरिक गतिविधियां कर रही है, उनसे वो स्थायी भाव क्या हो रहा है, नायक के मन में आ रहा है। ठीक है, या मान के चलिए चांदनी रात है तो आपको बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, किस वजह से, वो चांदनी रात है इस वजह से। ठीक है, अब बात की जाए अनुभव की। ठीक है, अब अनुभव क्या होता है, तो देखिए मनोगत भाव को, ठीक है, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभव कहलाते हैं। ठीक है, अनुभव क्या होते हैं कि जो मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभव कहलाते हैं। मतलब अनुभव में क्या आएंगे कि जो मन में हमारे चल रहा है वो हमारे शरीर पे दिखता है, हमारे शरीर से दिखता है। जैसे मान के चलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, मान के चलिए मुझे गुस्सा आ रहा है तो मेरे क्या होगा कि मन में मेरे गुस्सा भरा हुआ, लेकिन वो बाहर कैसे निकल रहा है, मतलब मैं एकदम ऐसे गुस्से में ऐसे देख रहा हूँ किसी को। ठीक है, या फिर मैं ऐसे गुस्से में बहुत ज़्यादा आग बबूला होते ना, तो एकदम ऐसे गुस्से में आ गए, हाथ पैर कांपने लगे। ठीक है, जब अपन को भय लगता है तो हम डरने लगते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो वो क्या है, वो अनुभव है। ठीक है, उसी को कहा जाता है अनुभव, कि जो आपके मन में जो चीज़ हो रही है वो आपकी शरीर के द्वारा वो क्रियाएं होने लगे, तो वो किस में आती हैं, अनुभव में। ठीक है, तो आपसे ये डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, बस क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इनकी कितनी संख्या होती है, तो इनकी संख्या होती है 8। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 8। ये तो केवल इसलिए समझने के लिए है कि अगर आप जब स्थायी भाव पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ से नॉलेज आ सकती है। बाई चांस पूछ लिया जाएगा कि अनुभव में कितने, क्या बोलते हैं, अनुभव में कितनी संख्या है अनुभव की। ठीक है, तो इनको भी याद करना जरूरी है। ठीक है, संचारी भाव की बात की जाए, देखिए संचारी भाव क्या होता है, जब मन में
आने जाने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। मतलब संचारी भाव क्या होते हैं कि जो कुछ समय के लिए आते हैं, ज़्यादा टाइम तक स्थायी नहीं रहते, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए भाव आते हैं और चले जाते हैं, तो उन्हें किस में रखा जाता है, उन्हें कहा जाता है संचारी भाव। और संचारी भावों की संख्या इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ ली जाएगी एग्जाम में कितनी होती है, तो संचारी भाव की संख्या होती है 33। ठीक है, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इतने में से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात क्वेश्चन ये आ सकता है कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, तो रस को कहा जाता है। ठीक है, दूसरा ये पूछ सकते हैं कि रस के कितने अवयव होते हैं या अंग होते हैं, तो 4 होते हैं। ठीक है, स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। ठीक है, और अगर पूछा जाए अनुभाव की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है, और संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 33। ठीक है, आपसे इतना ही पूछ लिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा स्थायी भावों से। अब स्थायी भाव जो हैं उन्हें अच्छे से डीप से पढ़ना है, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जब इसका पार्ट 2 बनाया जाएगा।